नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब आप लोग। मेरा नाम है राजू और आप देख रहे हैं सुपर 1 मिलियन। ये है पार्ट टू किसका चल रहा है? हिस्ट्री की जो फाउंडेशन बैच चल रहा है उसका ये पार्ट 2 है। पार्ट फर्स्ट में हम लोग समझे थे कि भारत का नामकरण हमने करा था, 3 लोगों ने भारत का नामकरण करा था, जो कि एक जो भारतवर्ष था वो भारतवर्ष हमारा कहाँ से मिला? भारतवर्ष हमारा मिला आपका कहाँ से? अपने पुराण से, इकिप्स से, ठीक है, इपिक्स से और पुराणों से हमें क्या मिला? भारतवर्ष नाम मिला। ग्रीक लोगों ने भारत को क्या बोला? भारत को बोला इंडिया। और मुस्लिम हिस्टोरियन ने क्या बोला? मुस्लिम हिस्टोरियन ने हमारे भारत को हिंदुस्तान बोला था। इसके बाद हमने क्या पढ़ा? इसके बाद हमने पढ़ा था हिस्टोरिकल, क्या पढ़ा था? रिलीजियस एंड हिस्टोरिकल स्क्रिप्ट पढ़ा था। क्या पढ़ा था? रिलीजियस एंड हिस्टोरिकल क्या स्क्रिप्ट पढ़ा था, जिसमें कि 4 थे। रिलीजियस स्क्रिप्ट था यानी कि धर्म ग्रंथ था, ठीक है। हिस्टोरिकल स्क्रिप्ट था यानी कि ऐतिहासिक ग्रंथ थे। कुछ बाहर से लोग आए थे, उन्होंने कुछ दिया था, कुछ बताया था इंडिया के बारे में कि पहले ऐसा हुआ करता था। वो यहाँ पर आके गए, उन्होंने बुक लिखी। चाइनीज राइटर थे, रोमन राइटर थे, ग्रीक यूनानी राइटर थे, अरेबिक राइटर थे, ठीक है, अरबी जिसे कहते हैं वो थे। और हमें पिलर्स पे लिखे हुए अभिलेख मिले, ठीक है, स्तंभ लेख मिले, वहां से हमने स्टार्ट करते गए थे। आज हम बात करेंगे रिलीजियस स्क्रिप्ट की, जिसको हम बोलते हैं धर्म ग्रंथ। धर्म ग्रंथ के अंदर मैंने बहुत सारी चीजें बताई थी आप लोगों को। मैंने क्या बताए थे? ट्रिक भी बताई थी आप लोगों को। बीवी पब में जाकर सेट हो जाती है, तो बीवी से याद रखेंगे वेद वेदांग। आपको वेद वेदांग बताया था मैंने, है ना। ब्राह्मण स्क्रिप्ट बताया था, उपनिषद बताया थे, पुराण बताए थे, है ना। तो ये सब सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, इधर से क्या क्या साक्ष्य मिले, हम हिस्ट्री को कैसे समझते हैं। नाउ सबसे पहले बात करेंगे वेद की। किसकी बात करेंगे? वेद की बात करेंगे। तो भैया देखो, वेद रिलीजियस स्क्रिप्ट में सबसे पहले क्या है? वेद। वेद से हमें पूरा इतिहास, पूरा तो नहीं कहेंगे लेकिन इतिहास समझने और या फिर हम देख सकते हैं कि उस समय क्या क्या हुआ होगा। तो वेद हमारे कितने हैं? 4 हैं। तो हमारा पहला लाइन क्या कहता है? ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट ऑफ इंडिया, सबसे पुराना जो ग्रंथ है वो भारत का, वो कौन सा है? सबसे पहले भारत का कौन है? वेद है। तो लिखा हुआ है भारत का सर्वप्रथम धर्म ग्रंथ कौन सा है? वेद है। कौन है? वेद है। कंपाइलेटर कौन थे? देखो भैया, वेद को एक मतलब लोगों ने नहीं लिखा है, इसको कंपाइल करा गया है। किसी ने लिखा नहीं है, इसको कंपाइल करा गया है। कुछ साक्ष्य इधर से मिले, कुछ साक्ष्य इधर से मिले, सबको कंपाइल कर दिया। तो ये कंपाइल किसने करा था? तो इनका नाम था महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। कौन थे? कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी ने इसको क्या करा था? कंपाइल करा था। सर किसको कंपाइल करा था? कंपाइल करा था, इकट्ठा करा था। किसने करा था? वेद व्यास जी ने, जिनका पूरा नाम क्या था? कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हुई। अब मैं बात करूं कि हमारे सर वेद कितने होते हैं? तो वेद कितने होते हैं? 4 वेद होते हैं। सर कौन कौन से होते हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। कौन कौन से होते हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है, तो जो हमारा ऋग्वेद है, कौन सा? ऋग्वेद जो है हमारा, ये सबसे ज्यादा पुराना है, का सबसे ओल्डेस्ट है। क्या है? कौन सा वेद? अगर आपसे पूछा जाएगा सबसे ओल्डेस्ट वेद कौन सा है, सबसे पहला वेद कौन सा है, तो आप क्या उत्तर लगाने वाले हो? आप क्या आंसर लगाने वाले हो? ऋग्वेद। क्या? ऋग्वेद आपका सही आंसर हो जाएगा। सर ऋग्वेद का मतलब क्या होता है? अर्थ क्या है? मीनिंग क्या है? तो देखिए बच्चा सुनिए, कलेक्शन ऑफ सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ रचा। सर ये रचा क्या है? रचा भैया ऐसा मान लो दोहा या फिर छंद जो करके लिख देते हैं ना, दोहा लिखा आपने देखा होगा, पढ़ा लिखा होगा, जो दोहे होते हैं, है ना, उन्हीं को हम रचा बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? रचा। तो ये कह रहा है रचाओं का के क्रमबद्ध ज्ञान को, ठीक है, रचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को का संग्रह को हम क्या बोलते हैं? ऋग्वेद बोलते हैं। ऋग्वेद में क्या लिखी हुई है? ऋचा लिखी हुई है। सर इसका विभाजन कैसे हुआ? विभाजन देखो, इसका स्ट्रक्चर 10 तो इसमें मंडल है, मंडल इन द
द सेंस आप मान सकते हो कि चैप्टर, क्या आप 10 तो इसमें चैप्टर हैं, 1028 यानी कि 1028 सुक्ताज हैं। क्या है? सुक्ताज है। क्या है? सुक्ताज है। अब इसमें बात करें 10,462 यानी कि 10,462, इसमें क्या है? रचा है। रचा का मतलब मैंने अभी बताया आपको, रचा का मतलब होता है दोहा या फिर ऐसे छंद मान सकते हो आप लोग। ठीक है, तो बात करें, हमने क्या बोला कि मैं आपसे पूछूं कि ऋग्वेद के अंदर कितने मंडल्स हैं, तो आप बताएंगे 10 मंडल हैं। मैं आपसे पूछूं कि ऋग्वेद के अंदर कितने सुक्ताज हैं, तो आप बताएंगे 1028 इसमें सुक्ताज हैं। मैं आपसे पूछूं कि कितने रचा हैं, तो 10,462 10,462 रचाज है। ठीक है, अब ऋचा के अंदर क्या, ऋचा के अंदर इसमें 250 बार, ठीक है, 250 जो ऋचा हैं वो इंद्र को दर्शाती हैं। किसको दर्शाती हैं? इंद्र को दर्शाती हैं। 200 रचाएं हैं वो किसको दर्शाती हैं? वो अग्नि को दर्शाती हैं। किसको दर्शाती हैं? अग्नि को दर्शाती हैं। इसका मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब यह है कि ऋग्वेद के टाइम पर ये जो भगवान है, इंद्र भगवान का भी बहुत अपना क्या रहा है, बहुत बढ़िया काम रहा है। किसका? इंद्र भगवान का। अग्नि का भी क्या रहा है? बहुत योगदान रहा है। अग्नि को भी साक्षी माना है। ठीक है, ऋग्वेद को मतलब जो वेद को पढ़ते हैं उनको क्या बोला जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इनको बोला जाता है होत्र। क्या बोला जाता है? होत्र बोला जाता है। होत्र किसको बोला जाता है? जो वेदों को पढ़ता है उसको होत्र बोला जाता है। इसकी रीडिंग करने वाले को क्या बोला जाता है? होत्र बोला जाता है। अब क्या क्या इंफॉर्मेशन मिली? अब मैं पूछूं आपसे ऋग्वेद के टाइम पे कौन से भगवान थे सबसे प्रमुख, तो आप क्या बताएंगे? इंद्र, क्योंकि 250 रचाएं लिखी हुई हैं इनके बारे में। ठीक है, इसके बारे में जो पढ़ता है उसको क्या बोला जाता है? होत्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है? होत्र बोला जाता है। नाउ बात करें और क्या इंफॉर्मेशन मिली हमें ऋग्वेद से, तो भैया सुनिए, इंफॉर्मेशन पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ आर्यंस। आर्यंस के बारे में हमें पता चला। आर्यंस की राज्य व्यवस्था कैसी थी? पॉलिटिकल का मतलब राज्य व्यवस्था कैसी थी? किसकी थी? आर्यंस की थी। उस टाइम पे कौन थे? आर्यंस थे। तो ऋग्वेद के अंदर आर्यंस की इंफॉर्मेशन दे रखी है। इधर से हमें यह पता चल जाता है। ना बात करें थर्ड मंडल की, मैंने टोटल कितने मंडल बताए आपको? मैंने टोटल आपको 10 मंडल बताए। तो थर्ड मंडल की बात कर रहा है। थर्ड मंडल में क्या कंपोज्ड बाय विश्वामित्र। थर्ड जो मंडल है वो कंपोज्ड करा गया है विश्वामित्र के द्वारा। किसके द्वारा? विश्वामित्र के द्वारा। जिसमें कि क्या लिखा हुआ है? जिसमें गायत्री मंत्र का वर्णन किया गया है, जो कि गायत्री मंत्र किसके लिए डेडिकेट करा गया है? तो हमारे कौन? सूर्य भगवान के लिए, सन गॉड सावित्री के लिए क्या डेडिकेट करा गया है? क्या करा गया है? डेडिकेट। गायत्री मंत्र किसके लिए डेडिकेट करा गया है ना? तो आप बताएंगे सन गॉड सावित्री। कौन? सन गॉड सावित्री। अब मैंने आपको ये पता चल गया। मैं आपसे पूछूं कि गायत्री मंत्र कौन से मंडल में दे रखा है, तो गायत्री मंत्र तीसरे मंडल में दे रखा है। कितने मंडल हैं टोटल? 10 मंडल हैं सर। किसके अंदर मंडल हैं? ऋग्वेद के अंदर मंडल हैं। जिसको ये जो पढ़ता है इनको वो क्या कहलाया जाता है? होत्र कहलाया जाता है। यहां तक एक एक चीज कंप्लीट, बहुत बढ़िया। नो आगे बढ़ते हैं। 8th मंडल में क्या दे रखा है? 8th मंडल में डिस्क्रिप्शन ऑफ हैंड रिटन हिम्स के बारे में। हिम्स बोले तो रचाइज होती है, रचा को हम क्या बोल देते हैं? हिम्स बोल देते हैं। तो हैंड रिटन हिम्स कहां पर लिखी हुई है? 8th मंडल में, जिसको क्या बोला गया है? खिल बोला गया है। क्या बोला गया है? खिल बोला गया है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि खिल क्या होता है, तो भैया 8वें मंडल में कि लिखे हुए साक्ष्य, लिखे हुए हिम्स, लिखी हुई रचाओं को हम क्या बोलते हैं? खिल बोलते हैं। ये कहां पर पाया गया है? ये 8वें मंडल में ऋग्वेद के अंदर पाया गया है। ठीक है, 2 इंपोर्टेंट मंडल मैंने आपको बता दिए। एक तीसरा मंडल बताया, एक 8वां मंडल बताया। टोटल मंडल कितने बताए? 10 मंडल बताए। किसके अंदर बताए? ऋग्वेद के अंदर बताए।
बात करते हैं नवे मंडल की, क्योंकि 9th मंडल की बात करते हैं और 9th मंडल में गॉड सोम की बात करी गई है। गॉड सोम की बात करी गई है कौन से मंडल में? 9th मंडल में किसकी बात करी गई है? गॉड सोम की बात करी गई है। नाउ लास्ट मंडल जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट मंडल है, जो कि आज भी इसके ऊपर लड़ाई होती है, तो इसमें बोला क्या गया था ऋग्वेद के अंदर, आप अच्छे से सुनिएगा वो चीज। तो इसमें 10वें मंडल में 4 वर्ण सिस्टम का, किसका? 4 वर्ण सिस्टम। सर ये वर्ण सिस्टम क्या होता है? वर्ण सिस्टम वो होता है, देखिए भैया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 हमारे क्या थे? ये वर्ण सिस्टम हुआ करते थे। आज भी ये है, लेकिन उस टाइम पे, ऋग्वेदिक के टाइम पे, इसको मैंने लिखना भूल गया हूं, इसको ये क्या थे? धर्म सूत्र के हिसाब से, धर्म सूत्र के हिसाब से डिवाइडेड थे। सर ये धर्म सूत्र क्या होता है? तो भैया कर्म के आधार पर ये जो जातिवाद, जाति जो थी वो डिवाइडेड थी। किसकी धर्म सूत्र क्या थे? धर्म सूत्र वो था जो कर्म के आदान प्रदान पे क्या था? पूरा क्या था? डिवाइड था। ठीक है सर, ब्राह्मण किसको बोलेंगे? अगर देखो भैया, जिसका काम पढ़ाने का है उसको हम ब्राह्मण बोलेंगे। काम के आधार पर हमने जाति डिवाइड कर रखी थी। कब? ऋग्वेदिक काल में। जन्म के आधार पर नहीं थी ऋग्वेदिक काल में। जब हम लेटर वैदिक काल में आएंगे तब ये बहुत ही ज्यादा ये जन्म पे निर्धारित कर दिया जाएगा कि भैया तुम इस कमोडिटी में पैदा हुए हो तो तुम इसी कमोडिटी के हो जाओगे। लेकिन पहले ऐसा कुछ नहीं था। पहले आप जो काम करते हो वही आपकी क्या होगी? आइडेंटिफिकेशन होगी, या फिर हम बोले वही आपका वर्ण होगा। तो वर्ण किसमें दे रखा है? वर्ण सिस्टम दे रखा है आपका धर्म सूत्र में। धर्म सूत्र में क्या वर्णन करा गया है? धर्म सूत्र में वर्णन करा गया है कर्म के आधार पर, जैसा आप कर्म करते हो वैसे आपकी क्या हो जाएगी? जाति हो जाएगी। किसी का काम पढ़ाने का है उसको बोला जाएगा ब्राह्मण, जिसका काम लड़ाई करने का है उसको बोल दिया जाएगा क्षत्रिय, किसी का काम मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट का है उसको बोल दिया जाएगा मतलब क्या? वैश्य बोल दिया जाएगा। जो साफ सफाई करता है उसको हम बोल देंगे शूद्र। तो ये कहां था? ये कर्म के आधार पर, ये काम के आधार पर कहां पर था? ये था वर्ण सिस्टम में। वर्ण सिस्टम ऋग्वेदिक काल में कौन से मंडल में दे रखा है? तो 10वें मंडल में वर्ण सिस्टम का उल्लेख किया गया है। यहां तक ऋग्वेद मुझे नहीं लगता आपको कोई डाउट होगा। यहां से हमें क्या क्या चीज मिली मैंने आपको वो चीज बता दी। ठीक है, अब थोड़ा सा देखते हैं कि सामवेद में हमें क्या मिला। सामवेद से हमें क्या मिला? सामवेद क्या बोला जाता है? वेदा ऑफ मेलोडियस एंड चैंट। भैया जो गाए जा सकने वाले रचाओ और संकलन। भैया देखो हमने यहां पर क्या लिख दिए थे? रचा और हिम्स लिख दिए थे। अब इसको गाए जा सकने वाले रचा एंड संकलन, इसको क्या कर दिया? म्यूजिक की तरह उसको याद करने लग गए, म्यूजिक की तरह उसको बोलने लग गए। ठीक है, अब बात करेंगे फादर ऑफ इंडियन म्यूजिक। फादर ऑफ इंडियन म्यूजिक, भारतीय संगीत का जनक भी किसको बोला जाता है? सामवेद को भारत का संगीत का जनक बोला जाता है। रीडर कौन है? पाठ्यकर्ता कौन? अगर इसको जो पढ़ने वाले को हम क्या कहते हैं? सामवेद को पढ़ने वाले को हम उद्रागर्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उद्रार्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उद्रार्थ बोलते हैं। तो भैया यहां तक क्लियर हो गया है ना? पढ़ने की चीज, जो पढ़ने की चीज थी उसको म्यूजिक में कंपोज कर दिया, वो सामवेद में करा। मतलब फादर ऑफ इंडियन म्यूजिक कौन थे? सामवेद थे, जिसमें कि हमें बोला गया। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो जाती है। थोड़ी सी बात करते हैं यजुर्वेद की। किसकी बात करते हैं? यजुर्वेद की बात करते हैं। तो यजुर्वेद के अंदर क्या दे रखा था? कंपाइलेशन ऑफ वैदिक रिचुअल्स रूल्स। सर ये क्या होता है? वैदिक कर्मकांड के नियमों का संकलन। इसका मतलब क्या बोला सर? सर ने बोला
कि भैया जो हमारे कर्म कांड होते हैं, कर्म कांड बोले तो कि भैया आपकी शादी होनी है, 7 फेरे होंगे, सुबह उठे मतलब दुल्हन जो विदा होगी वो सुबह ही होगी। तो ये सब कहाँ दे रखे हैं? ये सब यजुर्वेद में दे रखे हैं। कहाँ दे रखे हैं? यजुर्वेद में दे रखे हैं। जितने भी कर्म कांड होने हैं ये कहाँ पर दे रखे हैं? ये आपके कहाँ दे रखे हैं? यजुर्वेद के अंदर। कि आपकी सगाई होगी, गोद भरी जाएगी, पीली चिट्ठी भेजी जाएगी, मेहंदी का वो होगा। तो ये सारी चीजें कहाँ पर लिखी हुई हैं? ये कर्म कांड यजुर्वेद में उल्लेख किए गए हैं। बात करें इसको पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं? इसके पढ़ने वाले को बोलते हैं अथर्वयु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अथर्वयु बोलते हैं। जो यजुर्वेद को पढ़ता है उसको अथर्वयु बोलते हैं। ना बात करें इसकी स्पेशलिटी की, स्पेशलिटी क्या थी इसमें? इट इज बोथ इन प्रोज एंड वर्ड्स। ये क्या थे? ये गद्य एवं पद्य दोनों में ही दे रखे थे। आपने सुना होगा गद्य एंड पद्य का मतलब पोयम और मतलब रीडिंग का पूरा साक्ष्य दोनों में ये क्या थे? दे रखे थे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट स्पेशलिटी है इसकी कि दोनों वर्जन में दे रखे थे। प्रोज एवं किस में दे रखे थे? गद्य एंड पद्य में दे रखे, प्रोज एंड वर्ड्स में दे रखा था। अब लास्ट बात करते हैं अथर्ववेद की। किसकी बात करते हैं? अथर्ववेद की बात करते हैं। द लास्ट कंपोज्ड वेदा, ठीक है, ये कौन सा था? ये चौथा था। क्या? चौथा था। देखो वही लाइन से सबसे पहले ऋग्वेद लिखा गया, उसके बाद इसको गाया गया सामवेद में, तीसरे में आपको कर्मकांड देखने को मिलेंगे, चौथे में अथर्ववेद। अथर्ववेद जिसके ऑथर कौन थे? अथर्व ऋषि थे। कौन थे? अथर्व ऋषि थे। नाउ बात करें इंफॉर्मेशन, इसमें क्या क्या चीज दे रखी है? सर हमने कर्मकांड पढ़ लिया, हमने म्यूजिक पढ़ लिया, हमें रचनाओं के बारे में पता चल गया, हमें वर्ड सिस्टम के बारे में पता चल गया। अब सर अथर्ववेद के बारे में कुछ बताइए। तो भैया सुनिए कि इधर क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। यहाँ पर डिसीज प्रिवेंशन यानी कि रोग निवारण है ना। रोग निवारण बोले तो कोई भी आपकी जड़ी बूटियां होती हैं आयुर्वेद से रिलेटेड, इधर पाई गई थी। तंत्र मंत्र यहाँ पे पाए गए थे। कहां पर? अथर्ववेद में तंत्र मंत्र की बात करी गई है। विचक्राफ्ट, विचक्राफ्ट का मतलब होता है जादू टोना, यहां पर सिखाए जाएंगे। कहां पर? अथर्ववेद में। मैरिज, देखो शादी कैसे होनी है, क्या 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 होगा, कैसे कैसे होता है, अथर्ववेद में बताया गया है। कॉमन मैन बिलीव्स एंड सुपरस्टिशन, इसका मतलब क्या होता है? अंधविश्वास। विश्वास और अंधविश्वास क्या होता है वो यहां पर देखने को मिलेगा आपको। कहां पर? अथर्ववेद में। सभा एंड स्मृति कंसिडर्ड 2 डॉटर ऑफ प्रजापति। प्रजापति कौन थे? एक देवता थे, इनकी 2 पुत्रियां थी, इनको माना गया है 2 पुत्रियां हैं। जब आपको आगे पढ़ाऊंगा, जब ये लोग आएंगी तो आपका तुरंत दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि ये तो अथर्ववेद में उल्लेख किया गया है। तो सभा एंड समिति कंसिडर ऑफ 2 डॉटर ऑफ प्रजापति। प्रजापति की 2 बेटियां सभा एंड समिति। ब्लास्फेमी ऑफ द बर्थ ऑफ गर्ल्स, कन्याओं की जन्म की निंदा करी गई है। कहां पर करी गई है? अथर्ववेद में। किसकी निंदा करी गई है? कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है। अब आपसे पूछूं, मैं आपके 2 क्वेश्चन पूछता हूं आपसे। भैया ये बताओ कि अथर्वयु किसको कहा गया? कहां पर जो क्या पढ़ता है उसको अथर्वयु कहते हैं। बहुत बढ़िया, क्या कहते हैं? अथर्वयु। अथर्वयु जिसको कहते हैं जो यजुर्वेद पढ़ता है। क्या पढ़ता है? यजुर्वेद पढ़ता है। मैं बात करूं कि किसकी निंदा, लड़कियों की, कन्याओं की निंदा कौन से वेद में करी गई है? तो आपका आंसर होगा अथर्ववेद में की गई है। ये था वेद से हमें क्या क्या चीज मिली हिस्ट्री से, ये अभी इतना पढ़ाया मैंने। इसके बाद मैं क्या लेके आ रहा हूं, अभी जाना मत कहीं, है ना। इसको रफ करता हूं, फिर आपको वेदांग पुराण बताता हूं आपको, है ना। कुछ ब्राह्मण स्क्रिप्ट थे वो भी मैं आपको बताता हूं, ठीक है। बने रहिए मेरे साथ। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं किसकी?
वेद पढ़ लिए हम लोगों ने, अब बात करेंगे वेदांग की। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो हमारे क्या थे, रिलीजियस स्क्रिप्ट जो थे, रिलीजियस स्क्रिप्ट में वेद थे, वेदांग थे, ब्राह्मण स्क्रिप्ट था, स्मृति स्क्रिप्ट था और आपका पुराण थे। ये सब आपको पूरा कंप्लीट बताऊंगा कि इसके अंदर से हमें क्या क्या चीज मिली थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग वेदांग। तो सर ये वेदांग क्या थे, इसको हम बोलते हैं सूत्र लिटरेचर। क्या बोलते हैं, सूत्र लिटरेचर भी बोलते हैं। इसका मतलब सर ये क्यों लाए गए वेदांग? देखो भैया, हमने 4 वेद तो बना लिए, लेकिन हमें ये समझने के लिए क्या लाया गया, वेद लाया, वो वेदांग लाया गया। तो देखिए, कंपोज टू अंडरस्टैंड वेदा। ठीक है, तो हमें वेदों को समझने हेतु रचित, हमें वेद समझने के लिए किसका उपयोग करना पड़ा, वेदांग का क्या करना पड़ा, उपयोग करना पड़ा। तो वेदांग की संख्या कितनी है, तो यार याद रखिएगा, वेदांग की संख्या 6 है। कितनी है, 6 है। देखो भैया, कोई भी चीज पढ़ने के लिए हमें क्या चीज जरूरत होती है, देखो हमें फोनेटिक्स की जरूरत होती है, एटमोलॉजी की जरूरत होती है। आप कह रहे हो सर क्या पढ़ा रहे हो, हम देखो बच्चा, देखो क्या पढ़ा रहे हैं हम लोग। देखो भैया, शिक्षा, फोनेटिक्स, उच्चारण, प्रोनाउंस्ड, क्या कि भैया फोनेटिक्स की होने जरूरी है, इसको उच्चारण कैसे करना है। वेद लिख तो दिए, लेकिन उसका उच्चारण कैसे होगा ये नहीं पता हमको। तो ये किसने बताया, वेदांग में आकर बताया। तो इनकी संख्या कितनी है, 6 है। किसकी संख्या कितनी है, 6 है। किसकी संख्या, वेदांग की संख्या। सबसे पहले क्या है, शिक्षा। देखो भैया, आप इंग्लिश में भी इसको क्या लिखोगे, शिक्षा ही लिखोगे। क्या लिखोगे, शिक्षा ही लिखोगे इसको। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया है। फोनेटिक्स यानी कि उच्चारण, उच्चारण यानी कि प्रोनाउंस कैसे करना है हमें वर्ड्स को। ठीक है, हमें वेद को कैसे पढ़ना है, ठीक है, उसको प्रोनाउंस कैसे करना है, उसके छंद जो लिखे हुए हैं उसको बोलना कैसे है। ठीक है, नाउ बात करें कल्प की। कल्प का मतलब होता है रिचुअल्स। रिचुअल्स का मतलब क्या होता है सर, रस्म और समारोह, यानी कि सेरेमनी कैसे होंगी। ये कहां पर दे रखा है, कल्प के अंदर दे रखा है कि कल्प हमारा कैसे कैसे चलेगा। ना बात करते हैं व्याकरण की। व्याकरण आप लोगों को पता है, ग्रामर, जैसे कि इज, एम, आर जैसे लगाते हो आप, करता है मतलब कौन सी चीज कब कौन से टाइम में हो रही है, तो ग्रामर यहाँ पे आ गई, यानी कि व्याकरण हो गया। ठीक है, हम इंग्लिश में भी इसको व्याकरण लिखेंगे। देखो भैया, जितने भी हिंदी वाले लिख रहे हैं ना, ये सब समझाने के लिए आपको इंग्लिश में लिखे हुए ट्रांसलेट करके, वरना आप शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त। निरुक्त का मतलब क्या होता है, निरुक्त का मतलब होता है इटमोलॉजी। क्या होता है, इटमोलॉजी, जिसका मतलब होता है शब्दों की उत्पत्ति। क्या, शब्दों की उत्पत्ति होता है, या फिर ओरिजिन ऑफ वर्ड होता है। तो याद रखिएगा, अब याद रखिएगा, 5वां कौन सा है, छंद है। छंद का मतलब क्या होता है, इंग्लिश में क्या बोलते हो छंद को, तो मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं ना। बात करूं ज्योतिष की, तो ज्योतिष कहां, मतलब क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, एस्ट्रोलॉजी। तो हमें वेदांग क्यों पढ़ने हैं, ताकि हम वेदों को अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है, क्या कर सकें, हम वेद को क्या कर सकें, अच्छे से पढ़ सकें। ठीक है ना। बात करते हैं कितने संख्या होती है, 6 होती है। वेद की संख्या कितनी थी, 4 थी। वेदांग की कितनी है, 6 है। 6 कौन कौन सी है, अब मेरे साथ बोलेंगे। देखो फोनेटिक्स को क्या बोला था हमने, तो याद रखेंगे शिक्षा, कल्प, आपने व्याकरण, निरुक्त, छंद और लास्ट वाला क्या था, ज्योतिषी था। तो वेदांग समझ में आया, वेदांग क्या है, वेदांग से हमें क्या मिला, वेदांग से हमें क्या मिला, वेदों को पढ़ने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए क्या मिला, कि हमें वेदांग मिला। नाउ बात करते हैं किसकी, पुराण की बात कर रहे हैं सर। ठीक है, मैं आपको रिलीजियस स्क्रिप्ट सारे खत्म करवाऊंगा इस वीडियो में। ठीक है, नाउ बात करते हैं हम पुराण की। तो पुराण क्या होता है, क्या लिख रहा है ये, बेस्ट अरेंज डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडियन हिस्टोरिकल स्टोरीज। देखो भारतीय इतिहास की जितनी भी स्टोरीज हैं, जितनी भी क्या है कहानियां हैं, वो एक बेस्ट ऑर्डर से लगी हुई हैं। बेस्ट का मतलब होता है एकदम बढ़िया ढंग से लगी हुई हैं। सारी ऐतिहासिक जितनी भी कहानियां हैं हमारे इंडिया में, जो भी मतलब भारत की जितनी भी ऐतिहासिक कहानियां हैं, वो एक अच्छे ढंग से लगी हुई हैं। कहां पर अच्छे ढंग से लगी हुई हैं, पुराण के अंदर अच्छे ढंग से लगी हुई हैं। सर इसको कंपोज किसने किया, तो याद रखिएगा लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा ने करा। तो भैया याद रखिएगा, लोमहर्ष और उनके
क्या बेटे ने, उग्र सभा ने इसको क्या करा, कंपोज करा। अब ये क्वेश्चन बनता है, वनडे एग्जाम का क्वेश्चन बनता है, वनडे एग्जाम से लेके यूपीएससी लेवल तक क्या बनता है, एमपीपीएससी या फिर यूपीपीएससी ले लो, पीसीएस जो एग्जाम होते हैं उधर भी क्वेश्चन ये बनते हैं कि उसके कंपोजर कौन थे, पुराण के कंपोजर कौन थे, तो लोमहर्ष और उनके बेटे, यानी कि बेटे कौन, उग्र सभा। बात करते हैं, मोस्ट ऑफ द पुराण्स आर कंपोज इन संस्कृत वर्ड्स, ठीक है। तो भैया याद रखिएगा कि बहुत सारे जो पुराण हैं वो संस्कृत लैंग्वेज में क्या हुए हैं, संस्कृत वर्ड्स में क्या हुए हैं, इसको लिखा गया है। बहुत सारे जो पुराण हैं वो किस लैंग्वेज में लिखे गए हैं, संस्कृत लैंग्वेज में लिखे गए हैं, क्योंकि यार देखो संस्कृत हमारी क्या है, सबसे पुरानी लैंग्वेज है, ठीक है। तो इसको सबसे ज्यादा कहां पे लिखे गए हैं, तो ये संस्कृत में ही लिखे गए हैं, तो याद रखिएगा ना। बात करते हैं, इसको पुराण को जो पढ़ता है उसको हम क्या बोलते हैं, जो पुराण को पढ़ता है उसको पुजारी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पुजारी बोला जाता है। पुराण को पढ़ने वाला पुजारी कहलाया जाता है ना। बात करते हैं हम कि भैया आगे क्या दे रखा है, तो जो वोमेन और शूद्र थे, मैंने आपको चार मैंने बताया आपको, है ना, चार मैंने क्या बताए थे, वर्ड सिस्टम बताए थे। चार वर्ड सिस्टम कौन कौन से थे, देखो पहले मैंने बताया था क्या, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र बताए थे, जो कि बहुत ही ज्यादा बेकार कंडीशन, मतलब कर्म के हिसाब से थे ऋग्वेदा में। आगे आते आते उनकी स्थिति बहुत बेकार होने लग गई, जन्म के बेसिस पर आपने क्या कर दिया, कास्ट सिस्टम को डिवाइड कर दिया। नाउ क्या बात करें, वुमेन एंड शूद्र वर नॉट अलाउड टू रीड देम ऑल्दो दे कुड हियर देम। देखो भैया जो महिलाएं थी और कौन थे, शूद्र लोग जो थे वो पुराण को पढ़ नहीं सकते थे, लेकिन हाँ इसको सुन सकते थे। जैसे कि कोई ब्राह्मण क्या कर रहा है, पुराण को कोई बोल रहा है तो उसको सुन सकते थे, लेकिन वो खुद नहीं पढ़ सकते थे। कौन कौन नहीं पढ़ सकते थे, महिलाएं और कौन, और आपका कौन हो गए, शूद्र लोग जो हो गए, ठीक है। वो क्या नहीं कर सकते थे, इस पुराण को क्या नहीं कर सकते थे, पढ़ नहीं सकते थे, सुन सकते थे सिर्फ। सर ये पुराणों की संख्या कितनी है, तो यार दोस्त याद रखिएगा पुराणों की संख्या 18 है। सर हमें 18 के 18 पढ़ने पड़ेंगे, बिल्कुल नहीं। आपके लिए 5 में पुराण लेके आया हूं जो मोस्ट मतलब एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं, वो पूछे जाते हैं बार बार। तो सर पहला आपने हिंदी में लिखा है, देखो भैया ये सब हिंदी में ही सबसे ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि मत्स्य पुराण को मत्स्य पुराण ही लिखेंगे हम इंग्लिश में भी, ठीक है। तो याद रखिएगा मत्स्य पुराण क्या इसमें सबसे पहले क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये सबसे प्राचीन क्या था, सबसे प्राचीन क्या था, पुराण था। मैं बात करूं सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, तो आप बोलेंगे मत्स्य पुराण। क्या बोलेंगे, मत्स्य पुराण। इसमें अंदर क्या दे रखा है सर, तो इसमें सातवाहन दे रखा है। अभी हम आगे स्टोरी बताऊंगा ना मैं आपको, तो आप रिलेट कर पाओगे इस चीज को, ठीक है, कि सातवाहन कहां दे रखा है, हम क्यों पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं इस चीज को, ये कहां दे रखी है, तो आप रिलेट करेंगे कि हमारे पुराणों के अंदर सातवाहन की क्या दे रखी है, सातवाहन की कहानी दे रखी है। अब बात करूंगा विष्णु पुराण की, तो विष्णु पुराण में किसका उल्लेख करा गया है, तो मौर्य वंश का, यानी कि मौर्यन डायनेस्टी का क्या कर रखा है, इसमें वर्णन करा गया है। अब मैं बात करूं वायु पुराण, वायु पुराण में किसका वंशावली दे रखी है, तो गुप्ता वंश में, यानी कि गुप्त डायनेस्टी की क्या दे रखा, उल्लेख करा हुआ है। मैं बात करूं ब्राह्मण पुराण की, ब्राह्मण पुराण में क्या दे रखा है, आपको पता लगेगा कि पुरुवंश, क्या पुरुवंश या फिर महापुराण के बारे में इधर दे रखा है ना। लास्ट बात करता हूं भगवत पुराण, भगवत आपने भगवत गीता है ना, तो भगवत गीता के अंदर किसका उल्लेख करा गया है, कृष्ण भक्ति का, पूरा किसका उल्लेख करा गया है, कृष्ण भक्ति का इसमें उल्लेख किया गया है। अब मैं बात करूं, देखो भैया पुराणों के अंदर क्या दे रखा है, राजाओं की वंशावली दे रखी है। क्या दे रखा है, राजाओं की क्या दे रखी है, वंशावली दे रखी है। किसके अंदर, पुराणों के अंदर। मैं आपसे पूछूं सबसे पुराना पुराण कौन सा है, तो आप बताएंगे मत्स्य पुराण बताया हुआ है, जिसके अंदर क्या दे रखा है, सातवाहन की कहानी दे रखी है। वायु पुराण में गुप्त वंश के अंदर गुप्त वंश की क्या दे रखी है, पूरा गुप्त वंश आपको देखने को मिल जाएगा। तो सर ये पुराण के अंदर क्या दे रखा है, हमें राजाओं की वंशावली दे रखी है कि हमारे जो राजा हुआ करते थे ऐसे ऐसे राजा हुआ करते थे ना। बात करते हैं हम ब्राह्मण। अब देखो मैंने क्या बोला, ब्राह्मण की ब्राह्मण स्क्रिप्ट मैंने बताया था आपको कि बीवी पव में जाके सेट हो गई है ना,
बीवी पब में जाकर सैड हो गई। तो मैं क्या क्या पढ़ाने वाला हूं, देखो वेद पढ़ा दिया, आपको पढ़ा दिया कि नहीं, वेदांत पढ़ा दिया कि नहीं पढ़ा दिया, बिल्कुल बहुत बढ़िया। मैंने पुराण पढ़ा दिए, बिल्कुल पढ़ा दिए। उपनिषद अभी आएंगे, ठीक है, उपनिषद इसी के अंदर होगा। ब्राह्मण स्क्रिप्ट पढ़ाना है, तो सही है। ब्राह्मण स्क्रिप्ट क्या थे, ब्राह्मण स्क्रिप्ट में क्या देखो, देखो भैया ये क्या है, ये जो वेद के पार्ट हैं, क्या है, वेद को पार्ट है। देखो आपने देखा वेद को समझने के लिए क्या बनाया हमने, वेदांग बनाया है ना। पुराणों के अंदर क्या दे रखा है, और राजाओं की वंशावली दे रखी है। ब्राह्मण स्क्रिप्ट में क्या दे रखा है, देखो भाई जितने भी कर्मकांड होने हैं, कर्मकांड इन द सेंस कि शादी कैसे होनी है, उसके मतलब क्रियाक्रम कैसे होगा, ये सब कहां दे रखा है, ये यहां पर दे रखा है ब्राह्मण स्क्रिप्ट में। तो यज्ञ और कर्मकांडों के क्या विधि विधान दे रखे हैं, कहां पर दे रखे हैं, ब्राह्मण स्क्रिप्ट में। आपको विधि विधान मिल जाएंगे किसके, यजन्स एंड रिचुअल्स मिल जाएंगे आपको कहां पर, ब्राह्मण स्क्रिप्ट के अंदर मिल जाएंगे। देखिए भैया एक मैंने नोट डाल के लिखा हुआ है यहां पर, देखो भैया जितने भी मैंने 4 वेद बनाए ना, तो 4 वेदों के अलग अलग ब्राह्मण स्क्रिप्ट होंगे। क्या होंगे, देखो ऋग्वेद के ब्राह्मण स्क्रिप्ट अलग होंगे, जो हमारे यजुर्वेद थे उनके अलग होंगे, हमारे अथर्ववेद उसका अलग होगा, ठीक है, तो सबके अलग अलग होंगे। तो भैया एक सतपथ ब्राह्मण हुआ करते थे, सतपथ ब्राह्मण ने क्या कहा था कि स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी, क्या अब आप लोग बोलते हो ना कि जो पत्नी जो होती है वो किसकी अर्धांगिनी होती है, पति की क्या होती है, अर्धांगिनी होती है। तो ये किस ब्राह्मण ने बताया था, ये सतपथ ब्राह्मण ने बताया था। किसने बताया था, सतपथ ब्राह्मण ने क्या बताया था कि स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी बोला गया है। पुरुष की अर्धांगिनी किसको बोला गया है, स्त्री को बोला गया है। तो आप यहां से याद रखेंगे कि सतपथ ब्राह्मण ने स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी बताया गया। अगर आपके एमसीक्यू में आता है तो बिल्कुल टिक लगाने वाले हैं आप, क्या सतपथ ब्राह्मण टिक लगाने वाले हैं। मैं बात करता हूं अदर वैदिक लिटरेचर की। अदर वैदिक लिटरेचर में क्या क्या आता है सर, तो मैत्रेयनी का नाम आता है। सर मैत्रेयनी का नाम क्यों लिया है आपने, क्योंकि इन्होंने ही बताया कि जो अपनी वोमेन थी, जो महिलाएं थी, वो एकदम वर्स्ट पोजीशन पे थी। वर्स्ट मतलब क्या होता है, बहुत बेकार पोजीशन पे थी। ऋग्वेद मतलब उसके अंदर क्या क्या था, आगे भी मैंने जो पढ़ाया हुआ उसमें भी क्या था कि उसमें यह था कि कन्याओं का जन्म क्या था, बिल्कुल ही उनको बिल्कुल पसंद नहीं था कन्याओं का जन्म, ठीक है ना। इधर क्या बताया गया है, मैत्रेयनी के अंदर बताया गया है कि वोमेन जो है वो एकदम वर्स्ट पोजीशन पे है, बिल्कुल बेकार कंडीशन में है। इन्होंने क्या बताया है कि जितने भी देखो जो आदमी को बर्बाद करने की 3 चीजें बताई इन्होंने। क्या बताया, जुआ और दारू, और तीसरी चीज क्या बताई, स्त्री बताई। किसने बताई, मैत्रेयनी ने बताई। किसने बताई, मैत्रेयनी ने बताई कि जो आदमी को बर्बाद कर देती है वो 3 चीज है, दारू, जुआ और आपका क्या, दारू, जुआ और आपकी स्त्री, इन्होंने बताया, ठीक है ना। बात करेंगे मनुस्मृति की, जो कि हर वक्त चर्चा में रहती है। ओल्डेस्ट स्मृति बुक है, क्या है, ओल्ड है, सबसे पुरानी स्मृति बुक है। आपने मैंने बताया था ना स्मृति, क्या बताया था, स्मृति वो बताया था, मनुस्मृति इसी में आती है, स्मृति बुक्स में, स्मृति स्क्रिप्ट में बताया था आपको। सुंग वंश की, ठीक है, सुंग वंश की क्या है, इसमें वंशावली दे रखी है, किसकी, सुंग वंश के बारे में बताया गया है, किसके अंदर, मनुस्मृति के अंदर बताया गया है। अब बात करेंगे नारद स्क्रिप्ट की, यानी स्मृति की, नारद स्मृति की बात करेंगे। इसमें किसका उल्लेख करा गया है, इसमें इंफॉर्मेशन मिलती है हमें गुप्ता वंश की। किसकी, गुप्ता वंश की क्या मिलती है। अब देखो गुप्ता वंश की यहां पे भी मिल रही है, और देखो वायु पुराण में, देखो अभी, हाँ वायु पुराण में भी किसकी मिलती है वंशावली, हमें देखने को मिलती है गुप्ता पुराण में, ठीक है। गुप्ता पुराण और आपका नारद स्मृति के अंदर क्या मिलता है, गुप्ता वंश की, गुप्ता डायनेस्टी की क्या मिलती है, इसमें पूरी क्या मिलती है, हमें वंशावली देखने को मिलती है ना। मैंने बातों को यहां तक खत्म हो गया। ये थे वैदिक लिटरेचर, क्या थे ये सारे, क्या थे, वेद, वेदांग, पुराण, ब्राह्मण स्क्रिप्ट, स्मृति स्क्रिप्ट, ये हो गया। और आपको मैंने धर्म सूत्र बताया जिसको वर्ण सिस्टम ने ड्राइव करा था, आपको याद होगा तो, ठीक है ना। बात करते हैं बुद्धिस्ट लिटरेचर की। किसकी बात करते हैं, बुद्धिस्ट लिटरेचर और जैन लिटरेचर की। तो बुद्धिस्ट, अभी याद रखिएगा, जातक, क्या है ये, जातक क्या होता है सर, द स्टोरी ऑफ बुद्धास प्रीनेटल, ठीक है, बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी। बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी कहां पर दे रखी है,
बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी आपको जातक में मिलेगी। कहां मिलेगी? जातक में मिलेगी आपको। कि किसकी कहानी? बुद्ध की कहानी। ना बात करें त्रिपिटक की। सर त्रिपिटक क्या होता है भैया? तीन बुक को मिला के एक बुक बना देना, उसको बोलते हैं त्रिपिटक। त्रिपिटक के अंदर कौन से तीन बुक बना के एक बुक बना दी? तो याद रखिएगा, विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम्म पिटक। याद रखिएगा कौन कौन सी तीन बुक? विनय पिटक, क्या था? विनय पिटक, अभिधम्म पिटक और सूत्र पिटक। ठीक है सर, ये कौन सी लैंग्वेज में लिखी हुई थी ये बुक? तो पाली लैंग्वेज में लिखी गई थी। किस लैंग्वेज में लिखी हुई थी? ये पाली लैंग्वेज में बुक लिखी गई थी। बात करते हैं हम मेन बुक ऑफ हीनयान। ठीक है यार, हॉर्न बहुत बजाते हैं लोग। हीनयान की मेन बुक कौन सी थी? तो याद रखिएगा, कथावस्तु थी। देखो भैया, महाहीन और हीनयान, ये दो थी। मैं आगे जब पूरी बुद्ध की आपको स्टोरी सुनाऊंगा, बिल्कुल स्टोरी बताऊंगा, आपको याद करवा के जाऊंगा। तो भैया देखो, हीनयान की मेन बुक कौन सी थी? तो याद रखिएगा, कथावस्तु। कौन सी थी? कथावस्तु आपकी कौन सी थी? हीनयान की मेन बुक थी। जिसके अंदर क्या दे रखा था सर? जिसके अंदर महात्मा बुद्ध की पूरी लाइफ कैरेक्टर दे रखा था। क्या दे रखा था? महात्मा बुद्ध की पूरा लाइफ कैरेक्टर दे रखा था। इसके अंदर मैं आपसे 3 क्वेश्चन पूछूंगा। सबसे पहले, जातक क्या होता है? जातक वो होता है जिसमें बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी दे रखी है। कितनी बुक को मिला के त्रिपिटक बनती है? 3 बुक को मिला के। कौन कौन सी थी? विनय पिटक, सूत्र पिटक और आपके अभिधम्म पिटक। ठीक है सर, ये कौन सी लैंग्वेज में लिखी हुई थी? ये पाली लैंग्वेज में लिखी हुई थी। कथावस्तु में क्या था? कथावस्तु में ये हीनयान की मेन बुक थी और इसके अंदर महात्मा बुद्ध की पूरा लाइफ कैरेक्टर दे रखा था, शो कर रखा था। लास्ट हमारे टॉपिक पढ़ते हैं जैन लिटरेचर की तरफ। तो जैन लिटरेचर को इसको क्या बोला जाता है? आगम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आगम बोला जाता है। जिनकी मेन लिटरेचर क्या थे? देखो भाई, 12 अंग थे। 12 अंग की बारे में बात करें तो जैन लिटरेचर आप टिक लगाओगे। 12 अंग की बात हो रही हो तो आप कहां लगाओगे? जैन लिटरेचर के आगे टिक लगा दोगे, यानी कि वही सही आंसर होगा ना। बात करें मेजर लिटरेचर की तो याद रखिएगा, भगवती सूत्र, कल्प सूत्र और 12 अंग। भगवती सूत्र में क्या दे रखा है? पूरे महावीर की लाइफ स्टोरी दे रखी है। हमें कहां से पता चला इनकी स्टोरी? जो हम पढ़ेंगे आगे कि बुद्ध की स्टोरी हमें जातक और किससे मिलेगी? कथावस्तु से मिलेगी। हमें जैन लिटरेचर कहां से मिलेगा? जैन लिटरेचर मिलेगी हमें भगवती सूत्र से, जिसमें कि हमें महावीर की क्या मिलेगी? पूरी लाइफ मिलेगी। कैसे कैसे रहे वो, कैसे कैसे उन्होंने काम करे अपने लाइफ में। कल्प सूत्र में क्या मिलेगा? हमें जैनिज्म के बारे में पूरी हिस्ट्री देखने को मिलती है। ये क्या थी? ये बुक थी। और 12 अंग किससे रिलेट करता है? हमारे 12 अंग रिलेट करता है जैन लिटरेचर से। तो हमारा रिलीजियस स्क्रिप्ट पूरा खत्म हो चुका है। हम बात करेंगे अगले नेक्स्ट पार्ट में किसकी बात करेंगे? हिस्टोरिकल स्क्रिप्ट की बात करेंगे। जो बच्चे पार्ट वाइज देख रहे हैं बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, नोट्स बना लीजिए, बहुत ही ज्यादा अच्छे नोट्स हैं। और ये मैंने जो बुक है ना आपकी, उसी से मैं पढ़ा रहा हूं, कोई बाहर नहीं पढ़ा रहा हूं। जो आपको दे रखा है वही पढ़ा रहा हूं। नॉलेज अच्छी लेके जाना और देखो, एक भी क्वेश्चन छोड़ना मत, इसको रिकॉल करते रहना बार बार। ठीक है ना। मिलते हैं पार्ट 3 में। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, या थोड़ी सी आवाज बाहर से भी आ रही थी उसको कोऑपरेट करना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड लाइक कर देना, कमेंट कर देना एंड शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ जो कोई कंपटीशन का जो अपने पेपर दे रहे हो या फिर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। थैंक यू सो मच।